जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट 10 हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट को कर रहे हैं। उसमें आज जो करने वाले हैं वो है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जो आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी, पहला कथन। दूसरा, ब्रितानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में क्या वास्तव में रुचि थी या नहीं थी। तो दोनों ही क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे तो क्या वो वास्तव में इंटरेस्ट ले रहे थे कि यहाँ पे एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन या एजुकेशन दिया जाए, या जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या उन्हीं के समय में आए थे। तो बोथ आर स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग। तो देखिए, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना औपनिवेशिक काल में हुई। हमने 1857 में देखा था, 3 प्रेसिडेंसी में कॉलेज खुला था, तो वो तो हुआ था। तथा ब्रिटिश सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि कहाँ होगी, उनकी विस्तार में कोई रुचि नहीं थी। वो जो भी करते थे अपने हित को ध्यान में रख के किए हैं। ये नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा यथा प्रस्थापित जो स्कूली शिक्षा है उसका नया पाठ्यक्रम अब जो लर्निंग बेस रखा गया वो 5-3+2-2 है या 5+3+3 करके है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो किस तरीके से, तो यहाँ पे पूरे के बहुत अच्छे से देखिए चार्ट बना के दिया है। तो पहले आप इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, 5 ईयर फिर 3 फिर 3 फिर 4 है ना। तो 5 दिन 8, 8 3 11 हो गया, 11 4 तो टोटल 15 हो गया। इस तरीके से 5 + 3 + 3 + 4, इस तरीके से आप देखिए कैसे इन्होंने लर्निंग का वो बनाया है। तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उपलब्ध अकादमिक जो ढांचा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे जो है शुरुआत से बच्चे जो है पढ़ेंगे। तो 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला कैसे होगा। देखिए, बच्चे जब 3 से 6 की उम्र में होंगे, एज जो उनका फाउंडेशन होता है, तो 3 इयर्स उनकी आंगनबाड़ी, अब जो भी बच्चे हैं ना प्री स्कूल में, वो आंगनबाड़ी में पढ़ाए जाते हैं। तो 3 से 6 साल के बच्चे 3 साल के लिए वो आंगनबाड़ी में उनको पढ़ाया जाएगा, वो प्री स्कूल होगा उनका फाउंडेशन। इसके बाद जब बच्चा 6 से 8 में पहुँचेगा तो वो क्लास 1 या 2 में होगा, 2 इयर्स। तो यहाँ 3 हो गया +2 टोटल 5 हो गया। ये फाउंडेशन का 5 ईयर हो गया, तब तक वो 8 साल का हो जाएगा। तो 6 से 8 के बीच में है एज बताया गया है। अब मान के चलिए 6 से 11 रख दिया गया है जो है प्रीपेडरी। अब इसमें जो है आपको 3 साल के लिए जो है 6 से 11 का ये एज रखा है। 3 से 5 की जब क्लास में रहेगा तो 3 ईयर ये हो गए, और इसके बाद मिडिल में हो गया तो 11 से 14 में, यानी 6 से 8 में हो गया। इसके बाद 14 से लेके 18 जो है वो सेकेंडरी हो गया। तो इस तरीके से 5 + 3 + 3 ऐसे कर डिवाइड किया गया है। तो एनईपी द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम, जिसमें शैक्षणिक संस्थान में 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला ईजाद किया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभी कथन ए है, दूसरा आर है। उसमें आपको देखना है हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अत्यधिक चयनशील संस्थाओं में मुक्त प्रवेश संस्थाओं की अपेक्षा प्रायः उच्चतर समापन दरें होती हैं। जहाँ हिंदी ना समझ में आए, इंग्लिश को जरूर पढ़ना चाहिए। हाईली सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन टिपिकली हैव हायर कंप्लीशन रेट्स देन ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशन। जहाँ से सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है जिन संस्थाओं में, वहाँ पे मुक्त प्रवेश संस्थाओं की अपेक्षा प्रायः उच्चतर समापन दरें होती हैं। दूसरा, यह जिन संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं उनकी सफलता की उपेक्षा प्रवेशकों की पूर्व अधिगम तैयारी और प्रेरणाओं को दर्शाती है। दिस में रिफ्लेक्ट मोर ऑन द प्रायर लर्निंग प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द इंट्रेंस देन ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे इंटर, जहाँ वे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 या 2 में से कौन सा सही इस तरीके से बताना है। तो देखिए, वैसे हम बताएं कि जिस प्रकार शिक्षा का आजकल कमर्शलाइजेशन हुआ है कि आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर इस चीज़ का नहीं आता है।
तो आजकल तो एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन वे में कर रहे हैं, उसमें निरंतर प्रतिस्पर्धाएं होती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक संस्थाएं बेहतर निकल के आ रही हैं, वो सचेत हो रही हैं, किंतु मुक्त प्रवेश संस्थाओं में ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रवेश लेने की कोई शर्त ही नहीं वहाँ पे होती है। जबकि जिन संस्थाओं में प्रवेशक प्रवेश लेते हैं उनकी सफलता की अपेक्षा पर्यवेक्षकों की पूर्व अधिगम तैयारी और प्रेरणा को दर्शाती है। जैसे आपका एंट्रेंस यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोगों ने जहाँ भी एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया, हमें वहीं पे जो है एडमिशन मिलता है। तो हर जगह पे किसी भी, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो तो एडमिशन लेना, तो फिर हमने एंट्रेंस दिया, ग्रेजुएशन में एंट्रेंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस, पीएचडी के लिए एंट्रेंस, है ना। तो हर एक जगह पे यहाँ तक एंट्रेंस देना पड़ा है, तो ही आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आपको जिसमें पढ़ना है वो मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग जो चॉइस होगा आपके सब्जेक्ट का वो मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कम से कम ये जो बच्चा आ रहा है कुछ तो मैच्योर है और बच्चों की तुलना में, तो ये तो है कि प्रेरणा को दर्शाता, औरों की अपेक्षा आप अच्छे होते हो। यही कारण है कि अत्यधिक जो सिलेक्टिव बच्चे हैं, जो सिलेक्टिव संस्थाएं, उनमें मुक्त प्रवेश संस्थाओं के अपेक्षा प्रायः उच्चतर समापन दरें होती हैं। यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्रों के ट्रिवियम के तहत वर्गीकृत किया गया है? यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्र के ट्रिवियम यानी जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लॉजिक, रियोटोरिक यानी अलंकार शास्त्रों, इनमें से जो ट्रिवियम है, ट्रिवियम के तहत इसमें क्या है, तो यूरोप के सामंती समाज में देखिए जो ट्रिवियम के तहत ये मतलब उसको क्लासीफाई करते हैं, उसमें इनका रिटोरिक भी आता है, अलंकार शास्त्र भी आता है, व्याकरण आता है, तर्क आता है। तो ग्रामर हो गया, ग्रामर के साथ ये जो है इंटेलिजेंस है, जो तर्क है, लॉजिक है, उसको भी, और अलंकार शास्त्र को, इनको लेके चलते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। बहुत ही देखिए मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि किसी आप स्पेसिफिक सोचो बुक से पढ़ लें तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा डायनेमिक वे में सोच के इसका आंसर करो। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस टॉपिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा मदद करता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविद्या का क्या मतलब है? पराविद्या अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान, मानव अनुभव से परे ज्ञान, शिक्षकों से अर्जित ज्ञान या ग्रंथों से अर्जित ज्ञान। तो परा से आपको नहीं लगता कि नॉलेज दैट बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम जो अनुभव करते हैं उससे भी कुछ ऊपर होता है। तो वैदिक परंपरा के अनुसार जो परा विद्या का ज्ञान होता था हिंदू दर्शन शास्त्र में ज्ञान के दो प्रकारों में से एक है, जिसका तात्पर्य है परम सत्य या स्वयं के ज्ञान या उच्च ज्ञान से है, जो पारलौकिक ज्ञान होता है उससे। भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो भारत में जो संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी एजुकेशन दिया जाता है, तो वो किसके कैटेगरी में आते हैं? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के, या मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम के, या प्राच्य अधिगम कार्यक्रम के, या व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के, वो किसके तहत आते हैं? तो भारत में जो संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो किस में आती हैं? वो शिक्षा जो दी जाती है वो शिक्षा प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का एग्जाम्पल है, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का एग्जाम्पल है। इनकी सहायता से प्राचीन ज्ञान एवं प्रज्ञा को पुनर्जीवित एवं संरक्षित किया जाता है। गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रमों की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, वृद्ध परिचर्या विज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिक हेरफेर, मानव शास्त्रों, यहाँ तक कि पेट ग्रूमर्स भी, ये सभी भी आते हैं क्या? तो गैर परंपरागत अधिगम के तहत मुख्यतः दूरस्थ अध्ययन एवं ऑनलाइन अध्ययन सम्मिलित होते हैं, जिनमें वृद्ध परिचर्या का विज्ञान, नैतिक हेरफेर, पालतू पशुओं की देखभाल आता है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करनी है जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। क्या होती है? अधिगम केंद्रित। परियोजना कार्य, चाक एंड टॉक्स, दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। तो इसमें से देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्र या विद्यार्थी की जरूरत को ध्यान में रखे होता है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों में है अभिहस्तांकित कार्य, क्रमानिदेशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण एवं भूमिका निर्वाह विधि।
चारों वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालयों में भेजा जाता था? तो ये है उपनयन में। उपनयन संस्कार के बाद उपरांत वैदिक विद्यालयों में भेजा जाता है। हिंदू धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है। मनुष्य जीवन के लिए यह संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के अनंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संस्कार में वेदारंभ संस्कार का भी समावेश होता है। इसी को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। इस संस्कार में बटुक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। विशेषकर अपनी अपनी शाखा के अनुसार वेद अध्ययन किया जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11वें में, तो ब्राह्मण का 8वें में होता है और क्षत्रिय का 11वें में और वैश्य का 12वें में होता है। निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन करना है। कौन से? इसमें एशियाटिक सोसाइटी मद्रास, मद्रास संस्कृत कॉलेज, तेजपुर विश्वविद्यालय, मिथिक सोसाइटी। तो इसमें कौन है? तो भारत में जो प्राच्य अधिगम संस्थान या प्राचीन शिक्षा संस्थान है उनमें एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, मिथिक सोसाइटी, ये 3 दिए हैं। ये भारत में प्राच्य अधिगम संस्थान है। एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, मिथिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1774 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। इसकी विशेषता एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान तथा साहित्य की खोज के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्था भारत में सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक स्रोत तथा संसार में सभी एशियाई सोसाइटियों के लिए अभिभावक या संरक्षक सिद्ध हुई। मद्रास संस्कृत कॉलेज की स्थापना फरवरी 1906 में हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे मद्रास सरकार के कार्यकारी परिषद के सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर को जाता है। मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु की एक संस्था है जो धर्म, दर्शन, इतिहास, नृविज्ञान और संस्कृति के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित है। कर्नाटक राज्य में है। शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह, जर्नल, पत्रिकाएं होती हैं और वे अपने नियमित रूप से लिखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होता है? अनौपचारिक पूछ रहा है ना, तो एक ऐसा उपकरण जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर दे। अभी तक उन्होंने क्या सीखा उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। दबाव से उबारने का एक तरीका, और यह प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का उपकरण है। तो आपको पढ़ के ही लगा होगा कि इसमें जो है शैक्षिक संस्थानों में इसने ये पूछा ना कि अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में है, जो औपचारिक नहीं अनौपचारिक है। तो देखिए शैक्षिक संस्थान में समानता है, विद्यार्थियों के पास समूह जो पत्रिकाएं होती हैं और उसमें नियमित रूप से वो लिखते हैं। तो जर्नल पत्रिकाओं में लिखने से विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का एक अवसर मिलता है, जो विद्यार्थियों की लेखन कौशल और विचारात्मक अभिव्यक्ति में वृद्धि करता है। इसके अलावा इसमें लिखने से इस तथ्य का अनौपचारिक मूल्यांकन भी हो जाता है, अभी तक उसने क्या सीखा, क्योंकि प्रदर्शित वही विद्यार्थी करेगा जो उसने कुछ भी सीखा हो। निम्नलिखित में से ऐसी वैकल्पिक विशेषताओं को चुनिए जो मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती है। ओपन यूनिवर्सिटी को नॉन कन्वेंशनल में बना दे। शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचारी तरीके, प्रवेश पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का नवाचार तरीका, आधुनिक संप्रेषण तकनीक, शिक्षकों का मित्रवत व्यवहार। देखिए शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचारी तरीके, प्रवेश पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के नवाचारी तरीके, आधुनिक संप्रेषण तकनीक। निम्नलिखित वैकल्पिक विशेषताओं में जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज है उनको गैर पारंपरिक जो विश्वविद्यालय बनाती है उसमें है शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचार तरीके, शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचारी तरीके। दूसरा प्रवेश पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के नवाचारी तरीके। तीसरा आधुनिक संप्रेषण तकनीक। चौथा प्रवेश नामांकन की खुली एवं शिथिल नीति। निम्नलिखित में से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। तो ये है गुप्त काल का समय। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल भारतीय उच्च शिक्षा का केंद्र बना। काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अतरपुर, बल्लभी, पाटलिपुत्र तथा कांची गुप्त काल के प्रमुख शैक्षिक केंद्र। हरिसेन, वीरसेन, कालिदास तथा विशाख तथा युग के प्रमुख विद्वान थे। बौद्ध विद्वानों में अशंग, वसुबंध, दिंगनाथ तथा धर्मपाल एवं जैन विद्वानों में उपेशवती, सिद्धसेन व भद्रबाहु दो ये सभी थे। गुप्त काल लौकिक साहित्य के सृजन के लिए स्मरणीय है। भास के द्वारा रचित 13 नाटक शूद्रों को लिखा मृच्छकटिकम जो प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम है। निर्धर ब्राह्मणों का वेश्या के साथ प्रेम प्रसंग इसमें, और विश्व के 100 उत्कृष्टतम रचनाओं में से एक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी जो है काल में हुई। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहते हैं। सामुदायिक महाविद्यालयों में क्या प्रावधान है?
समवर्ती प्रवेश, एकल प्रवेश, घर पर शिक्षण। देखिए जो सामुदायिक महाविद्यालय उनमें समवर्ती प्रवेश का प्रावधान है। सामुदायिक महाविद्यालयों का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में हुआ। सामुदायिक महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया समवर्ती होती है। आज के वैश्वीकरण में देखें तो सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा चाहिए ताकि छात्रों को प्रतिस्पर्धा रोजगार उपलब्ध हो। तो सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा समाज के कमजोर वर्गों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए वहाँ पे सहायक सिद्ध हुई। जो नॉन कन्वेंशनल शिक्षण का तरीका है तथा लर्निंग रणनीतियों में बल दिया गया है। कैसे? छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानकों पर, कौशल अभिवृद्धि तथा मूल्यों के विकास पर, समृद्ध चिंतन प्रक्रिया के संवर्धन पे, व्याख्यान आधारित मॉडल पर, सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर। तो इसमें देखिए पहला है कि अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी अध्यापक पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं से पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोविज्ञान रूप में गठित किया जाता है। अपारंपरिक शिक्षा तथा अधिगम में निम्नलिखित रणनीतियों पर बल दिया गया है। छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानकों पर, दूसरा कौशल अभिवृद्धि तथा मूल्यों के विकास पर, तीसरा सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करके। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।